नमस्कार बच्चों, मैं के त्रिपाठी आप सभी का आज की इस नीट फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। यहां पर मैं आज आप लोगों को आज अपने अगले पार्ट में एसएचएम के बारे में बताऊंगा, जो कि आज का लास्ट के चैप्टर का टॉपिक होगा। इसमें मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा एसएचएम से रिलेटेड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके बाद में फिर कुछ ऑसिलेशंस जो डैम्प्ड हैं और फोर्स्ड हैं, इनके बारे में बात करूंगा। उस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगा। देन टाइम निकाल करके आप लोगों से पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पर चर्चा जरूर करूंगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 4-5 एग्जाम्पल्स आपको समझा रहा हूं, जिनके टाइम पीरियड निकालूंगा। तो एग्जाम्पल्स एसएचएम के लिए सबसे पहले मैंने पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी इज स्लाइटली प्रेस्ड डाउन। कोई बॉडी है किसी लिक्विड में, उसको प्रेस करके छोड़ दिया, ऑसिलेट करने लग जाएगा। और यहां पर हम उसके टाइम पीरियड की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में फ्लोट करता है, लाइक दिस, आप देख रहे हैं यहां पर ये एक ग्लास कह लीजिए, और इसे आपने h हाइट तक डिप कर रखा है लिक्विड के अंदर। अभी हम आपको बता दें लिक्विड का डेंसिटी रो है। लिक्विड डेंसिटी इज रो और h इसका हिस्सा अंदर इसके लिक्विड के इस समय पर है। तो फ्लोटिंग का कंडीशन लगाइए। सबसे पहले देखिए, हम यहां पर टाइम पीरियड आपको बता दें, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m अपॉन k फाइंड करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं यहां पर m जो देख रहे हैं, इसका मास चाहिए और k का वैल्यू चाहिए, रखते हैं तो हमारा टाइम पीरियड निकल आएगा। तो देखिए, m के लिए बॉडी जब फ्लोट कर रहा है तो फ्लोटेशन की कंडीशन होती है कि वेट ऑफ द बॉडी विच इज व्हाट mg, एयर में जो वेट ऑफ द बॉडी है इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट मीन्स देखिए कितना लग रहा होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ इस समय पर, उसका हाइट जो दिखलाई दे रहा है इसी शेप में तो होगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज ए है, डेंसिटी मैंने लिक्विड का बोला है रो इनटू जी। तो ये आपको यहां पर मास मिल गया। चलिए इसको रोक लीजिए, वहां पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ अब देखिए क्या करते हैं, इस पर हम एक फोर्स लगा करके इसको थोड़ा सा पुश करके y सपोज डिस्प्लेसमेंट और दे देते हैं इसे, और छोड़ देते हैं। तो छोड़ने पर ये क्या होगा, अब ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो चलिए, जब इसे हम और थोड़ा सा एक सेकेंड यहां पर फिगर आपको बना के दिखला दें कि इसे थोड़ा सा स्लाइटली डिप कर दिया गया, और इस समय पर ये y एक एक्स्ट्रा हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो इस पे क्या लगने लग जाएगा, एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट लगने लग जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट है ऊपर के डायरेक्शन में लगने लगा, और यही अपथ्रस्ट इसको जो है रेस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है अलोंग लाइन लीनियरली। तो देखिए, ये यहां पर फोर्स जो लग रहा होगा, रेस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा होगा, वही तो अपथ्रस्ट होगा। और ये कितना होगा बच्चों, ध्यान दीजिए कि जितना एक्स्ट्रा हम यहां पर अपथ्रस्ट निकाल रहे हैं, तो जितना पार्ट इसका पहले h था वो तो उस समय पर मास के लिए, लेकिन अभी जो इसे और पुश कर दिया गया, छोड़ दिया गया, दैट इज माइनस y इंटू ए क्रॉस सेक्शन है। लिक्विड का डेंसिटी इतना है ही, और ये आपके सामने एक इक्वेशन बन गया। तो यहां पर अगर आप इसे इक्वेट करें तो आप पाएंगे कि ये देखिए, रेस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अगर आप ध्यान दें तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर ये हो रहा है ए रो जी इंटू वाई। तो अगर आप इस क्वांटिटी को देखें, कंपेयर करें, तो K इज इक्वल टू कितना है, A इंटू रो इंटू जी। ये K का वैल्यू मिल गया, तो M मिल गया और K मिल गया। सो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 अंडर रूट M, दैट इज h
ए इंटू रो अपॉन ए रो जी। और आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, सो दैट वी हैव 2 पाई अंडर रूट। चलिए यहां पर लिख देते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h अपॉन जी। ये किसी भी फ्लोटिंग बॉडी के लिए है जो पहले से जितना डेप्थ उसका डिप्थ है, ये h वही है और g तो आपके पास है, तो इसका टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं। दिस इज द वे। नो चलिए आगे चलते हैं और एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें कि YouTube का एग्जाम्पल है, उसको बाद में लेंगे। उससे पहले एक इस तरह का ट्यूब ले रहे हैं और जिसमें कि हम यहां पर देखिए इसको आपको दिखला रहा हूं और ये इस केस को सेकंड केस लिख लीजिए। हेडिंग चाहे तो इसके लिए आप डाल सकते हैं मोशन ऑफ अ लिक्विड इन वी शेप ट्यूब। तो मोशन ऑफ लिक्विड इन वी शेप ट्यूब। चलिए तो इसको देखते हैं। यहां पर सपोज ये ट्यूब है और इसमें वाटर फिल्ड है। अब देखिए ये एक तरफ से जब इसको झुकाया हुआ देख रहे हैं तो ये अगर मान लीजिए इधर से θ1 और ये θ2 एंगल बन रहे हैं और एक तरफ से इसको सपोज कीजिए कि वाटर यहां पर से प्रेस होके इस तरफ में जब किया गया, जब ये ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है, तो इस समय पर देखिए जरा सा इसको बच्चों, मैं आपको ये दिखलाना चाह रहा हूं कि ये एक्चुअली ये लेवल वाटर का यहां पर और इस जगह पर ये रेस कर गया। तो आप देखिए अगर ये H1 यहां पर इसका लेवल इस जगह से है और इसका लेवल H2 है, तो आप दोनों के इस लेवल के डिफरेंस को देखिए। इसी से तो प्रेशर क्रिएट होगा और ये जो प्रेशर क्रिएट होगा बच्चों, तो अच्छा देखिए ये y अगर इसमें ये डाउन आ गया, शुरू में जो भी स्थिति थी उससे ये y नीचे आया तो ये y ऊपर चढ़ गया। यहाँ पर ये देखिए y इधर ऊपर चढ़ गया, रेस कर गया इस तरफ में। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर कुल मिलाकर के जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है डेल्टा P इंटू प्रेशर इंटू एरिया, और प्रेशर ये जो लिक्विड कॉलम से लग रहा होगा दैट इज H1 प्लस H2 इंटू रो डेंसिटी है इसकी, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपके सामने है। तो अभी आप देखिए कि इतना यहां पर ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, लेकिन हम आपसे बताएंगे कि यहां पर H1 H2 को अगर आप y के टर्म्स में ही निकाल रहे हैं तो देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा आपको मिल रहा है, ये y आपको दिखलाई दे रहा है। सो दैट H1 अपॉन y इज इक्वल टू साइन थीटा और H1 इज इक्वल टू साइन θ1 इंटू वाई, और H2 इसी तरह से साइन θ2 इंटू वाई को यहां पर ये देखिए बाहर इस जगह पर लिख लेते हैं, और ये रो जी इंटू ए पहले से लिखा हुआ था। तो अभी मैंने ये जो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या चेंज कर रहे हैं, एक्चुअली जो हाइट्स आपको दिए हैं अभी लिक्विड तो इसमें इस तरह से है, तो यहां पर ये चीज तो हमें अच्छे से दिखलाई ही दे रही है y का वैल्यू, और है क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये y के टर्म्स में इसको लेकर के आए, तो यहां पर जो कंडीशन है रेस्टोरिंग फोर्स ये जो लग रहा था F इज इक्वल टू माइनस kx, उसी को बनाने के लिए यहां पर हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्टोरिंग फोर्स यहां पर लग रहा है ट्यूब में। तो अभी देखिए k इज इक्वल टू आपको यहां पर मिल रहा है कितना, साइन θ1 प्लस साइन θ2 कंपेयर कीजिए इंटू रो जी ए। बच्चों कुछ लग रहा है कि वीडियो में दिक्कत हुई है, तो अगर आपका मिस हो गया, मैंने उधर ध्यान नहीं दिया है तो ध्यान दे दीजिए फिर से एक बार यहाँ पर कि
ये वी शेप्ड ट्यूब है जिसमें यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है और ये यहाँ से एक तरफ से हाइट इसका जब ये H2 हो चुका है और यहाँ ये H1 नीचे चला गया, पहले लेवलिंग पे था दोनों, तो यहाँ पर कुल हाइट इसका दोनों के लेवल में H1 H2 दोनों मिल करके है। और यहाँ पर से देखिए अगर ये जो इस तरफ से दिखलाई दे रहा है y जितना इधर है इतना ही इधर हो जाएगा, रेस कर रहा है, तो फोर्स जो इस पे एग्जर्ट हो रहा है बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा पी इंटू ए, विच मीन्स प्रेशर आप देख रहे हैं जो क्रिएट होगा लिक्विड कॉलम के जो लेवल हैं इनसे H1 प्लस H2 रो जी ये जो प्रेशर के लिए लगाया इंटू ए लगा हुआ है। मैंने कहा यहाँ पर H1 को इस जगह से निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के यूज से, करस्पॉन्डिंग एंगल θ1 ये दिया ही हुआ है, तो H1 के प्लेस पर आप लिख सकते हैं साइन θ1 इंटू वाई, ये हाइपोटेन्यूज दिखलाई दे रहा है, y को यहाँ पर लिख दिया H2 की जगह पर साइन θ2 इंटू वाई। और ये अब आप देख सकते हैं, इसको कंपेयर करें रिस्टोरिंग जो फोर्स था F इक्वल टू माइनस के एक्स से, तो आपको मिलेगा k का वैल्यू यहाँ पर से मिल जाएगा एक्सेप्ट y को छोड़ दीजिए k, वो तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही है इसीलिए तो उस टर्म में इसको कन्वर्ट किया। तो अभी देखिए टाइम पीरियड, नाउ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k और k का वैल्यू यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पर वी शेप्ड ट्यूब का भी आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब इसी में हम यू शेप ट्यूब को भी आपको बताना चाहेंगे। तो यू शेप ट्यूब में देखिए क्या फर्क होगा, इसी से आप लोग निकालेंगे। इसके लिए जरा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो बच्चों देखिए ये यहां पर सपोज यू शेप ट्यूब है और इसमें शुरू में h हाइट तक वाटर भरा हुआ था या लिक्विड जो भी है ऑफ डेंसिटी रो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके मास को अगर आप निकालें mg इज इक्वल टू कितना होगा, h इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू रो इंटू जी, और ये ट्वाइस कर देंगे बिकॉज 2 कॉलम है इसके, ये कॉलम्स की वजह से प्रेशर लगेगा। तो यहां पर m आपको इतना दिखलाई देगा शुरुआत में। अब क्या किया गया कि इसे यहां पर डाउन कर दिया गया, कितना, एक तरफ से अगर आप इसे सपोज यहां से आपने y लेवल इसका यहां पर था और डाउन कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ में y डाउन आया, इधर y चढ़ेगा, तो कुल मिला करके ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2y इसके लेवल में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y इसका यहां पर से ये पहले था, एक y इसको और मिल गया, दैट मीन्स ये यहां पर से 2y, भाई एक तरफ से y लेवल डाउन हुआ तो दूसरी तरफ से y उठा, तो दोनों के लेवल में कितना फर्क हो गया ये मैं आपको बता रहा हूं, 2y हो ही जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप लोगों को इसी से क्या होगा कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और रेस्टोरिंग फोर्स लगने लग जाएगा इसके ऊपर। एनी हाउ, तो यहां पर आपको क्या करना है, उसी को देखते हुए m का और साइन θ1 साइन θ2 का वैल्यू, बाकी सब काम तो वही था। तो जरा सा ध्यान दीजिए कि यहां पर m आपने अभी जो निकाला था इस केस के लिए, उसको आप रख दीजिए और देखिए क्या मिलता है। तो आपको यहां पर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ट्वाइस h a रो, जी तो कैंसिल था m का वैल्यू यहां पर। और इस केस में देखिए जब ये इसको इस शेप में आ जाएंगे दोनों ये आर्म इसके, तो यहां पर θ1 और θ2 दोनों ही 90 हो जाएंगे, दैट इज साइन 91 इज 1, और यहाँ सॉरी 90 साइन θ1 दैट इज साइन 90 इज 1, अनदर साइन θ2 इज 1, तो ये इतना मिल जाएगा एंड दिस रो जी इंटू ए। तो अभी आप देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये ए रो भी कैंसिल हो जाएगा, सो विल हैव 2 पाई अंडर रूट h अपॉन जी। ये यहां पर इसके लिए टाइम पीरियड मिल जाएगा यू शेप्ड ट्यूब में, किसमें, यू शेप में,
ये यू शेप ट्यूब, इसको भी आप लोग नोट कीजिए। ये मैंने बता दिया। एक अगला मैं और आपको जल्दी से बता रहा हूं, तो उसके भी लिए देखिए। अच्छा जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहां पर मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल, इसकी बात कर लेते हैं जरा सा। तो देखिए, मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल, जब ये केस ले रहे हैं तो यहां पर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि सपोज ये एक बाउल है जिसका कि देखिए मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल। तो ये देखिए जरा सा बाउल है और इसमें ये एम मास का बॉडी, तो जाहिर सी बात है इस पर mg इस तरफ में लग रहा है। और अगर इसे हम यहां पर r रेडियस देख पा रहे हैं और ये थीटा बना रहा है यहां पर से, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो गया। तो अब जरा सा ध्यान दीजिए कि इस वैल्यू पर ये मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं 90 डिग्री पर। तो ये r है जो आप देख रहे हैं और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा r साइन थीटा। अब आप सोच रहे हैं इसको क्यों निकाला गया, तो आप देखिए यहां पर टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, जो टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये फोर्स mg लग रहा है। देखिए mg फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो वो कितना है बच्चों r साइन थीटा है। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा जब कम है उस केस की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर mg r इंटू थीटा साइन थीटा कैन बी टेकन एज ओनली थीटा। ये आपको यहां पर टाउ मिल रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई अल्फा होता है। टाउ इज इक्वल टू कितना, आई अल्फा। सो एम जी आर थीटा आपने यहां पर लगाया हुआ है। और अगर आप ध्यान दें अल्फा इज इक्वल टू एम जी आर ओवर थीटा, और इस आई को यहां पर ला करके एम आर स्क्वायर लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो देखिए r कैंसिल होने के बाद हमें यहां पर क्या मिल रहा है, m भी कैंसिल हो रहा है और आपको क्या मिल जा रहा है, देखिए कितना अच्छा माइनस साइन तो लगाना आप देखिए भूल ही जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर टॉर्क जो लग रहा है ये हमेशा क्या है, अपोजिट है, अपोज कर रहा है उसको। रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये क्या करेगा, जो अपोज करेगा, उसी तरह से रिस्टोरिंग टॉर्क यहां पर क्या करेगा, अपोज करेगा क्वेश्चन को। तो ये माइनस साइन आप जरूर लगा करके चलेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको कितना आ गया बच्चों, देखिए g अपॉन आर थीटा, ये आपको यहां पर अल्फा मिल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। याद कर लीजिए कल ही मैंने आप लोगों से बताया था कि यहां पर एक्सेलरेशन कितना था, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर, तो सॉरी यहां पर देखिए, तो इसे आप रख दीजिए कितना, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू हाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर इंटू थीटा। और ये थीटा कैंसिल होने के बाद ओमेगा स्क्वायर आपको मिल गया जी अपॉन आर, और ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट जी अपॉन आर। तो अभी आप जब टाइम पीरियड निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं कितना बच्चों, जरा सा ध्यान दीजिए, t इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा से हम इसे निकाल सकते हैं दैट t इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। इसे आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए, समझिए अच्छे से। आपको बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख करके चलना है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ।
बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ जो एंगुलर एक्सीलरेशन है, अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जो कह रहा है कि ये मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। तो यहां पर जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो अल्फा को अगर हम यहां पर से रिप्लेस कर दें, उस तरह से रख दें, तो देखिए आप लोगों को यहां पर आप किस तरह से पा जाएंगे इसे कि mr स्क्वायर, या यहीं पर से चलिए रख देते हैं। देखिए फिर से यहां पर इस चीज को ध्यान दे लीजिए, दैट I अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी आर थीटा, जिसे आप देख रहे थे। अगर आप यहां पर अल्फा को कितना रख दें, इसको तो एम आर स्क्वायर रख ही रहे थे, और अल्फा को डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी आर थीटा, ये जो रख रहे हैं। तो बच्चों एक चीज यहां पर मैं दिखलाना चाह रहा हूं आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली m कैंसिल, r कैंसिल हो गया, और ये जो आप देख पा रहे हैं दैट r डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, ये मैंने आपको कल बताया था, याद कीजिए, ये इस पे जरा सा ध्यान दीजिए कि मैंने आप लोगों को लास्ट टर्म पे बताया था, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बताया था। तो एनी हाउ यहाँ पर आपको टाइम पीरियड निकालना था, और टाइम पीरियड आपने इतना निकाल लिया है, मैं ये बताना चाह रहा था। खैर तो आगे बढ़ते हैं, चलिए टाइम पीरियड इसका भी आपने पा लिया, और अभी मैं आप लोगों को जितने केसेस हो चुके हैं हमारे, उसके बाद में देखिए अब आगे ले चल रहा हूं, जहां पर मैं आप लोगों को मोशन ऑफ अ बॉल इन टनल थ्रू द अर्थ, किसी अर्थ में इमेजिन कीजिए कि टनल एक कर दिया आर पार। दो केसेस यहाँ पर बनते हैं, एक तो उसके सेंटर से पास हो गया टनल, और दूसरा किसी साइड से कर देते हैं थोड़ा सा। तो पहले सेंटर की बात कर लेते हैं, उसके बाद में साइड से करते हैं, तब देखते हैं कि यहाँ पर टाइम पीरियड कितना होता है। एसएचएम की कंडीशन यहाँ पर होती है। तो देखिए इस तरह, सबसे पहले मोशन ऑफ बॉल इन टनल थ्रू द अर्थ, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए मोशन ऑफ अ बॉल इन, अच्छा थ्रू द अर्थ में बच्चों यहां पर हम पहले सेंटर से एक टनल इमेजिन कर लेंगे, और उसके बाद में उसको थोड़ा सा साइड से ले लेंगे। तो यहां पर देखिए ये अर्थ को देखिए यहां पर, और इसमें यहां पर एक टनल इमेजिन कीजिए। अब यहां पर बॉल को हम डाल देंगे, तो देखिए क्या हो रहा है कि ये इससे आगे बढ़ा, क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू क्या होने लग जाएगा, यहां पर रेडियस छोटा होता जा रहा है, तो जी के वैल्यू पर इफेक्ट पड़ने लगा। और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जब ही इसे बॉल को डाल देंगे तो बॉल यहां पर से टुवर्ड सेंटर अट्रैक्ट होता चला गया, और यहां पर आते आते धीरे धीरे उस पर फोर्स बिल्कुल ना के बराबर हो गया, और ये उस पार निकल गया, उस पार जाने लगा। तो फिर इस पर रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ने लगा, और रेस्टोरिंग फोर्स इसको वापस अपनी तरफ में अट्रैक्ट करने लगा। सो दैट ये क्या हुआ कि ऑसिलेट करने लग गया यहाँ पर। हाँ, तो गोली के ऊपर सेंटर पर आते आते धीरे धीरे जो mg फोर्स लग रहा है वो कम होने लग गया, और सेंटर पर आते आते ये फोर्स जीरो जैसा हो गया। लेकिन वेलोसिटी उसकी चूंकि बढ़ चुकी थी, तो इस कारण से वो दूसरी तरफ निकल गया।
अब उस पे दूसरी तरफ निकल जाने से जो एक अर्थ का इमेजिनेशन है, जो मैंने यहाँ पर सेंटर की तरफ में फिर से एक आकर्षण बल लगने लग जाएगा। तो गोली इधर जा रही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स काम करने लग जाएगा, जो कि उसे बाद में जानते हैं आप, जब ये दूसरी तरफ चला गया तो वो तो सेंटर की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ में लगने लग जाएगा। तो इसी तरह से बार बार ये क्रिया होती रहती। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी समय पर मान लीजिए कि ये सेंटर से y डिस्टेंस पर था। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर मास है? y डिस्टेंस पर। और अगर y डिस्टेंस पर है तो उस समय पर उस पे रेस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा होगा? माइनस में कैपिटल G m m, ये जो देख पा रहे हैं, अपॉन वाई स्क्वायर। ये तो एक इमेजिन जो किया गया नया अर्थ जिसका रेडियस y है उस पर ये है, तो उसके और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स है। और ये मास ऑफ अर्थ अब थोड़ी ना रह जाएगा, अब तो नया अर्थ जो हो गया जिसका रेडियस y है, ये आप जो देख रहे हैं इस पर इतना फोर्स लगने लग जाएगा बच्चों। तो यहां पर हम m डैश को फाइंड करना चाहेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए जरा सा, m डैश को अगर हम बात करें, इसको जरा सा रोक लेते हैं। सो m डैश इज इक्वल टू मास ऑफ, ये जो y रेडियस का अर्थ है 4/3 पाई रेडियस क्यूब, इस समय y रेडियस है, इनटू रो, इतना यहां पर इसका मास है। और हम इसको थोड़ा सा जो अर्थ के सरफेस पर जब हम थे, रेडियस r का जो अर्थ था उसके मास के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए 4/3 पाई r क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और r क्यूब से हमने डिवाइड कर दिया, ये लीजिए, और ये रो यहां पर रख दिया। तो इससे ये क्या हो गया? मास ऑफ ये अर्थ बन गया। तो ये मास ऑफ अर्थ बन गया। ये m डैश है, नया मास है, नई अर्थ जो आप को इमेजिन किया उसका मास है, और वो क्या आ रहा है? y क्यूब अपॉन r क्यूब, ये मिल रहा है आपको। देखिए, तो अगर हम इससे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों, ध्यान दीजिए, अभी मुझे इसकी और जरूरत पड़ेगी एक जगह पर। तो अब देखिए जरा सा क्या प्राप्त हो रहा है हमें। देखिए, हमने यहां पर f को निकालना था, जिसमें m डैश जो जब बॉल अर्थ के सेंटर से y डिस्टेंस पर था, तो इमेजिन किया था यहां पर एक जो अर्थ को मैंने छोटा सा, उसका मास निकाला इन टर्म्स ऑफ जो पूरा अर्थ का मास था। और अभी इसको यहां पर देखिए, जो m डैश है उसकी वैल्यू यहां पर रखते हैं। तो f अगेन देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, वी आर गेटिंग कैपिटल G my क्यूब अपॉन r क्यूब, ओके। और ये y स्क्वायर नीचे पहले से चल रहा था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हुआ y स्क्वायर से। सो f इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G m अपॉन r क्यूब इनटू y, ये मिल रहा है। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू आपके सामने है, दैट इज दिस इक्वल्स टू f इज इक्वल टू माइनस kx। सो कैपिटल G m अपॉन r क्यूब, ये आपको क्या मिल गया? k है ये भाई, ये k। तो अभी देख लीजिए कि इसका टाइम पीरियड अगर हम निकाल रहे होते बच्चों, तो यहां पर कितना निकल आता? ये आप अब लगा सकते हैं किससे? ये k का वैल्यू है आपके सामने, और आपने यहां पर t इज इक्वल टू 2 पाई लगा देंगे। जब t इज इक्वल टू 2 पाई, ये दिख रहा है बच्चों, ये सॉरी, ये m भी एक छूट रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए अभी सही है, अब सही है, मुझे दिख रहा था कुछ छूट रहा है। हाँ, तो देखिए t इज इक्वल टू अब लगा देंगे 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो कैपिटल G m m अपॉन r क्यूब, ये जो आपको दिखलाई दे रहा है, तो ये कुल मिला करके देखिए कितना हो गया, ये कैंसिल हुआ, और अब आपको मिल रहा है ये r क्यूब अपॉन कैपिटल G m। कैपिटल G m को आप रख सकते हैं
स्मॉल जी आर स्क्वायर, कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन जो आप देख रहे हैं, तो ये आपको कुल मिलाकर के कितना मिल गया, टी इज इक्वल टू 2π√r/g। और बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने कल आप लोगों को इस पर बताया था, चर्चा की थी कि r और g के अगर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आ रहा था उस पर जरा सा ध्यान दीजिए। तो ये कितना आ रहा था, 84.6 मिनट्स ही आ रहा था। वो जो हमने इनफाइनाइट लेंथ का एक पेंडुलम लिया था उसके केस में टाइम पीरियड जो आ रहा था ये वही है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए चलते हैं। हम ये देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो टनल है अभी ये यहाँ ना हो करके टनल का केस ये तो सेंटर से पास था। अब सपोज कीजिए कि ये सेंटर से ना पास हो करके सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, बल्कि ये कह लें कि जो टनल है उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, ध्यान दीजिए, टनल के सेंटर से x डिस्टेंस पर ये बॉडी है इस समय पर, और इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, सेंटर से अर्थ के कितना है, y है। एंड ये एंगल सपोज थीटा बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है, ये बॉडी है यहां पर, इसका मास m दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा, तो उस फोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो कंपोनेंट इधर को होगा इसका, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा होगा वो होगा हमारा F। देखिए ये थीटा है 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इधर को जो फोर्स लग रहा था F सेंटर की तरफ में, उसका कंपोनेंट इधर को F cos 90 माइनस थीटा, दैट इज F sin थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा के लिए आप यहां पर वैल्यू क्या यूज करेंगे, कितना, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y लगा देंगे, x अपॉन y लगा देंगे। अब बच्चों जरा सा ध्यान दे लीजिए कि आप यहां पर f की वैल्यू पर गौर करें। जो हमारी f पहले वैल्यू थी वही तो रहेगी, f का वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगा। f जो था उस वैल्यू को उठा करके जो हमने निकाला था पहले उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि ये अगर हम f यहाँ पर रख देंगे, कितना निकाला था मैंने, ये देखिए निकाला था f, काम वही सारा करेंगे तो उठा करके मैंने कहा था इसकी जरूरत पड़ेगी। तो f को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो ये कितना मिल जाएगा, देख सकते हैं माइनस, ये कुल मिला के फोर्स लग रहा था, अगर वहां से माइनस साइन रख रहे हैं यहाँ पर तो कितना हो गया, कैपिटल G m अपॉन r क्यूब इनटू y, और ये x अपॉन y हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू चल रहा था। तो कुल मिला के देखिए ये y कैंसिल हो गया और फिर से हमें वही चीज मिल गई, दैट इज k का वैल्यू वंस अगेन कितना आ गया, कैपिटल G m अपॉन r क्यूब। ये देखिए जो मिला था। तो इसका मतलब है कि जब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम पीरियड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड हमारा उतना ही रहेगा, यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। तो इसके लिए वंस अगेन टाइम पीरियड 2π√m अपॉन, तो सॉरी r अपॉन g, यही टाइम पीरियड रहेगा। आप ध्यान दे लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मुझे प्रूविंग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना था इस समय, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए, इसीलिए मैं इस चीज़ को लेकर के चल रहा था। तो यहाँ पर बेटा f जो लग रहा था वो आप देख रहे थे, ये f डैश कीजिए, वो वाला f थोड़ी ना, तो f ये लग रहा था, तो इधर को इसका जो वैल्यू लग रहा था जो उसे इधर को ले जा रहा है, वही जो रिस्टोरिंग फोर्स उस समय पर टनल में लग रहा था। तो टनल में जो फोर्स लग रहा था रिस्टोरिंग फोर्स, उसको निकालना था। ये तो इस बार यहाँ लग रहा है, उस बार टनल ही इसी से गया हुआ था सेंटर से,
तो वो सीधा सीधा F फोर्स लग रहा था, लेकिन यहाँ पर टनल की तरफ में जितना फोर्स लग रहा है वो है F साइन थीटा, और यहाँ पर F का वैल्यू तो वही होगा, दोनों का y डिस्टेंस पे जो फोर्स लगा था, y डिस्टेंस पे जो फोर्स लगा था वो इतना ही तो था अभी थोड़ी देर पहले, y डिस्टेंस पे जो फोर्स लग रहा था वो इतना लग रहा था फोर्स। तो यही फोर्स हमने उठा करके इसमें यहाँ पर रख दिया, साइन थीटा का वैल्यू रख दिया, तो यहाँ के सामने आ गया। अब यहाँ पर बच्चों हमारे ये जो केसेस डिस्कशन में हो गए हैं, इसके बाद हम इस कंडीशन में हैं कि आप लोगों को सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस के बारे में बताएं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस की बात जब हम लोग कर लेंगे, उसके बाद में पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑसिलेशंस के जो अदर टाइप्स हैं उनमें फ्री ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करेंगे, और उसके बाद में फोर्स्ड ऑसिलेशंस, और देन लास्ट में छोटा सा एक आपको रेजोनेंस की बात बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। तो सबसे पहले फ्री ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशंस तो देखिए जरा सा, फ्री ऑसिलेशंस की हम लोग बात यहां पर करने जा रहे हैं बच्चों। तो अभी देख लीजिए कि आप लोगों को मैं बताऊं कि जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट करता है जिसमें कि उसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी उसकी और एनर्जी कंजर्व रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पर इस तरह के हम लोग ऑसिलेशंस को फ्री ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड इट्स एनर्जी, ये तीनों जब उसके एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहा, एनर्जी उसकी सेम रही, इसका मतलब है कि वो, और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं, कि ये अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते रहेंगे, इनफाइनाइट टाइम्स तक ये चलते रहेंगे, ऑसिलेट करते रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीजन बीइंग कि कुछ हमारे जो फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से ये डैम्पिंग का एक केस आ जाता है, नॉन कंजर्वेटिव जो हमारे फोर्सेस होते हैं बच्चों, ये लग रहे होते हैं बॉडी के ऑसिलेशंस पे, और ये क्या करते हैं, उसमें उसके एम्पलीट्यूड्स को डिक्रीज करते हैं। इनकी एनर्जी जो है फ्रिक्शन की वजह से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन उस पर लग रहा होता है, तो जिससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे उनके एम्पलीट्यूड्स डिक्रीज करने लग जाते हैं। अगर हम आपसे बात करें तो देखिए जरा सा, ये सपोज कीजिए कि एक लिक्विड में ये मास स्प्रिंग पर है और ये यहाँ पर अंदर ऑसिलेट कराया जा रहा है, तो नेचुरली इस पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग फ्री ऑसिलेशंस में देख चुके थे, ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सभी हमारा क्या है, उसका फिक्स्ड रहता है ना, नेचुरल अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता रहता है। लेकिन हम यहाँ पर डैम्प्ड, देखिएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करने जा रहे हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन मैंने बताया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस फ्रिक्शन लाइक जो है, जिसकी वजह से इसके एम्पलीट्यूड्स डिक्रीज करने लग जाते हैं। लाइक दिस अगर हम बात करें बच्चों, तो ये देखिए इस तरह से इसके एम्पलीट्यूड्स क्या होते हैं, डिक्रीज करने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये खत्म हो जाते हैं, ऑसिलेट करना बॉडी
रुक जाता है। तो ऐसा जो हो रहा है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फ्रिक्शन मैंने बताया रिटार्डिंग मोशन है जो कि उसको रोक रहा है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स के नाम से जान रहे हैं, और इससे हम लोग यहाँ पर नाम देंगे F इज इक्वल टू माइनस बी वी। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये वही है कि ये इसको क्या कर रहा है, डैम्पिंग करा रहा है या इसके एम्पलीट्यूड्स को डिक्रीज करता जा रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं एम्पलीट्यूड्स दिखलाई दे रहे हैं। तो भैया ये क्या है, यहाँ पर v वेलोसिटी है उसकी, और b यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसको आप लोग किस नाम से जानेंगे, डैम्पिंग कांस्टेंट के नाम से जान रहे हैं। इसे डैम्पिंग कांस्टेंट देखिए b यहाँ पर क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट, v वेलोसिटी आपको दिखलाई दे रही। तो अब अगर हम बात करें तो बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। अगर हम नेट फोर्स की बात करें बच्चों, तो नेट फोर्स बॉडी पर अब जो लग रहा है उस पर जरा सा ध्यान दीजिए। देखिए नेट फोर्स कितना, एक तो माइनस kx लग रहा था, एक माइनस bv लग रहा है। ये यहां पर जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है दोनों फोर्स, और नेट फोर्स कितना है, ma इज इक्वल टू, ये आपको दिखलाई दे रहा है। एक्सेलरेशन को आप यहां पर देख पा रहे हैं कितना, d2x, और डबल डिफरेंशिएशन ये अगर लिखा जाए, और मैं x के फॉर्म में हम एक्चुअली कर रहे हैं b, और ये dx ओवर dt। तो बच्चों ये जो आपको मैंने दिखलाया ये क्या है, यहाँ पर इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है, दिस इज व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा किसी भी पार्टिकल के लिए टाइम t पर। तो देखिएगा जरा सा वो कितना होगा, x इज इक्वल, ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, मैं आपको दिखला रहा हूं b अपॉन ट्वाइस m इंटू t कॉस ओमेगा डैश t प्लस फाइव। ये जो आपको दिख रहा है ये यहां पर इसका फ्रीक्वेंसी दिखलाई दे रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको ओमेगा डैश, मैंने इसको नाम दिया है, देख लीजिए नया नाम दिया है। क्यों, क्योंकि अभी इसका फ्रीक्वेंसी बदल चुका है। और ये मैंने भी आपको बताया m मास है इसका। तो अभी देखिए यहां पर हम आपको ये ओमेगा डैश से परिचित करा दें तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं m अपॉन k अपॉन m, ये जो k अपॉन m लिख पा रहे हैं माइनस b अपॉन 2m का स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस b अपॉन 2m स्क्वायर। ये ओमेगा डैश को आप लोग यहाँ पर विजिबिलिटी होगी, दिख रहा होगा, नोट कर लीजिए। इतना वैल्यू बस एक जानना है कि आपके दिमाग में रहे कि कितना होती है इसकी वैल्यू, यहाँ पर ये बताना जरूरी था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इस कंडीशन में डैम्प्ड के केस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सारा का सारा। नेट फोर्स इतना लग रहा था, ये यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा था, तो नेट फोर्स न्यूटन के लॉ से इतना लगा लिया। तो यहाँ पर कुल मिला के डिफरेंशियल इक्वेशन और x का वैल्यू आपके सामने है। अभी बच्चों हम यहाँ पर आप लोगों से बात करना चाहेंगे, जरा सा ध्यान दीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं माइनस बी अपॉन ये 2m जो आपको दिखलाई दे रहा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो
ये पोर्शन आपको दिखलाई दे रहा है, ये इसको देखिए जरा सा, ये तो क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है जो आपको दिखलाई दे रहा है, क्योंकि डैम्प हो रहा है, एम्पलीट्यूड यहाँ पर वेरी कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड ये आपको दिखलाई दे रहा है। इसी पोर्शन को मैं ये कह रहा हूं कि एम्पलीट्यूड ये जो आपको दिखलाई दे रहा है (e⁻⁻b/2m × t आपको दिखलाई दे रहा है, इसको हम लोग गामा नाम भी दे देते हैं, तो इससे आप लोग परेशान मत हो जाइएगा। इसको यहाँ पर गामा नाम भी दिया जा सकता है ना। पर सवाल करते समय थोड़ा सा ये क्वांटिटी न लिख के हम गामा लिख देंगे। तो ये यहाँ पर गामा क्या कहलाएगा, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, डैम्पिंग कांस्टेंट मैंने बोला था उसको यहाँ बी को, और ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट के नाम से भी आपको जानना पड़ेगा। तो इस पर बेस्ड बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ उसको अभी करा दूं तो बेहतर है, क्योंकि सामने आपके कुछ दिखलाई दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आया था ये किसी ईयर में, मैं इसे आप लोगों को चाह रहा हूँ कि इसको आप जरूर पहले देख लें, फिर हम थोड़ा सा और आगे बताना है वो बता करके वैसे भी क्वेश्चंस पे आना ही था मुझे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में बच्चों, उसको मैं रीड कर रहा हूँ या बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। When an oscillator completes 100 oscillations, when an oscillator completes 100 oscillations, its amplitude reduces to 1/3, 1/3। एम्पलीट्यूड कितना रिड्यूस तो होएगा ही यहाँ पर, जब ये रिड्यूस हो रहा है तो एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो, जब एम्पलीट्यूड रिड्यूस कर रहा है ऑसिलेशंस हो रहे, 100 ऑसिलेशंस के बाद में एम्पलीट्यूड 1/3 रह गया। नाउ द क्वेश्चन इज 200 ऑसिलेशंस के बाद में कितना यहाँ पर एम्पलीट्यूड रह जाएगा, ये आपको बताना है बच्चों। चलिए तो हम आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये भी हम बताना चाहेंगे कि नीट का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर्स में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ और कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। मैंने ये जो एम्पलीट्यूड आपको बताया है इस पे जरा सा आप लोग गौर कीजिएगा, है ना। तो सपोज कीजिए कि यहां पर किसी समय पर एम्पलीट्यूड कितना, A0 e⁻⁻ गामा टी जिसको आप दे रहे थे ना, ये देखिए एम्पलीट्यूड ही तो, और ये कह रहा है कि कितना बन गया है, 1/3 बन गया। दैट इज A1 जो है, A0 मैक्सिमम वैल्यू जो थी उसका कितना 1/3 बन गया, e⁻⁻ गामा। और ये T जो आप देख रहे हैं, ये T का वैल्यू उसने दिया। देखिए जब एक ऑसिलेशन कैपिटल T टाइम में होगा तो 100 ऑसिलेशन 100 कैपिटल T टाइम में होंगे, तो स्मॉल t की जगह पर यहां पर 100 कैपिटल। इस बात को ध्यान दीजिए, ये T1 दिया हुआ है आपको 100T और T2 दिया है। क्वेश्चन अगर भूल रहे हो तो मैं फिर से एक बार बोल दूं, डैम्पिंग के केस में 100 ऑसिलेशंस के बाद एम्पलीट्यूड 1/3 रह गया, तो 1/3 एम्पलीट्यूड रह गया, A0 मैक्सिमम वैल्यू का 1/3 रह गया डैम्पिंग के केस में। 100 ऑसिलेशन का मतलब एक ऑसिलेशन में कैपिटल T टाइम लगता है, तो स्मॉल t ये वही तो इंस्टेंट टाइम है, तो 100 ऑसिलेशंस में स्मॉल t की जगह पर 100t रख सकते हैं। और ये आपको देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद मिल गया e⁻⁻ गामा 100t ऐसे ही रहने दीजिए इज इक्वल टू 1/3। नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी नया एम्पलीट्यूड A2 क्या होगा अगर यहां पर ये e⁻⁻ गामा इंटू 200t हो जाए। ध्यान दीजिए t का वैल्यू, स्मॉल t का वैल्यू कितना पहुंच गया
200t उस समय पर एम्पलीट्यूड आप बता दीजिए। तो भाई देखिए, इसे हम लोग अगर ऐसे लिख लें, e रेज टू द पावर गामा 100t रेज टू द पावर 2 कर देते हैं। चलिए, क्योंकि 100 ये इसका वैल्यू हमें यहां पर पता है, तो ये कुल मिलाकर के बच्चों कितना हो जाएगा, a0 और इसकी जगह 1/3 रखा जा सकता है। देखिए, स्क्वायर करेंगे तो ये कुल मिलाकर के a0/9 1/9 हो जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू का 1/9 हो जाएगा। दिख रहा होगा, आई थिंक ये, हाँ दिख रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। देखता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा और दिख जाए। यस, ये आपको दिखलाई दे रहा है, ठीक है। तो कितना, ओरिजिनल वैल्यू का 200 ऑसिलेशंस के बाद में ये कितना वैल्यू रह जाएगा, 1/9 रह जाएगा। एम्पलीट्यूड का वैल्यू इतना रह जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था नीट के किसी ईयर में। आगे बच्चों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अभी डैम्प्ड ऑसिलेशंस में थोड़ा सा आप लोग और देखेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से एम्पलीट्यूड के कर्व में फ्लैटनेस आती है। थोड़ा सा आप लोग इसे देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक डैम्पिंग के ही केस में हम बच्चों आप लोगों को एनर्जी के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो एनर्जी क्या रह जाती है उसको भी बताना जरूरी है, तो वो भी आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं आप, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर, है ना। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक बात है। चलिए, तो मैकेनिकल एनर्जी आप जानते हैं कि अनडैम्प्ड जो था उसका कितना था, ½ KA², दोनों का सम इतना हुआ करता था। तो यहाँ पर हमें इस केस को तब बताना है जबकि अब तो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड उतना रहा नहीं, तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी होगा उसमें आप बस एक ही जगह पर वही वैल्यू रख दीजिए, इस वैल्यू को उठा करके रख दीजिए। तो इतनी सी तो बात है। देखिए, तो मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगी ऑफ डैम्प्ड, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इज ½ K, और ये जो एम्पलीट्यूड है इसका स्क्वायर कर दिया जाए, -B/2m × t, स्क्वायर कर देते हैं बच्चों इसका। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि मैकेनिकल एनर्जी इतना होता है, स्क्वायर कर देंगे तो ये ऐसे लिख लो चाहे तो a², ये 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, -B/m × t, इतना हो जाएगा, नोट किया जाए। अच्छा जी, अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस की बात करेंगे बच्चों, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो देखिए जरा सा, होता क्या है कि जब भी हम डैम्पिंग को रोकना चाहते हैं, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, तो हम बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर दें, और एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर दें तो जिससे कि उसकी वो जो फ्रीक्वेंसी थी, वो जो एनर्जी उसकी डिसिपेट हो रही थी, वो एनर्जी वो गेन करना चालू रखे। तो ऐसे में देखिए क्या होता है कि जब भी हम एनर्जी देना प्रोवाइड करते हैं उसको धीरे धीरे करके, तो अभी जो डैम्पिंग हो रही थी वो उसको क्या करता, होता क्या है कि शुरू में उसके एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं, वेरी करके एक स्थिति ऐसी आती जो बाहर से उसको फोर्स मिल रहा है उसी एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट करने लग जाता है।
तो जो बाहरी जो फोर्स हम उसको दे रहे हैं, बाहर से एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एनर्जी वो पहले तो धीरे धीरे एक समय अपनी उसी एम्पलीट्यूड्स पे आ जाता है, उसके बाद में वो बाहर से जो मिल रही है जो एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी उसको है, उससे वो यहाँ पर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और उसी के एम्पलीट्यूड से, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से बाद में ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो एक्चुअली ये जो बाहर से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन कह देते हैं। तो अब वाइब्रेशंस होने लग जाएंगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स से मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी एक्चुअली इसकी बन जाएगी, वो जो एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी है उसी से ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। दैट्स वाई इसे हम क्या कह रहे हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन कह रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो ऑसिलेशंस हो पा रहे हैं, है ना। तो ये जितने भी आपके तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, इनमें हम इसकी स्ट्रिंग को जब छेड़ते हैं तो यहाँ पर जो एक हॉलो बॉक्स लगा होता है, उसमें यहाँ पर क्या होता है, इसी की फ्रिक्वेंसी से वो वाइब्रेशन होता है, जिससे कि कोकला बक्सा जो लगा होता है, इससे यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। आगे बच्चों यहाँ पर फोर्स्ड के ही बाद हम लोग एक और बात करना चाह रहे हैं, जिसमें कि नाम है रेजोनेंस। अभी रेजोनेंस अनुनाद की स्थिति को आप यूं समझिए कि जब हम किसी चीज की अपनी, हर एक चीज की अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, हर एक वस्तु की अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है जिससे वो वाइब्रेट करता है। और जब हम बाहर से फोर्स्ड ऑसिलेशंस देते हैं तो उनकी अपनी जो फ्रिक्वेंसी है वो और जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी जब सेम हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यहाँ पर रेजोनेंस की स्थिति में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी है, और अगर वो किसी भी वस्तु की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पर वो वस्तु ज़्यादा एम्पलीट्यूड से, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है और उससे वो वाइब्रेट करने लग जाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ट्यूनिंग फॉर्क को रबर बैट पर हिट करने के बाद अगर उसको आप किसी भी चीज़ पर रख देते हैं, तो देखिए कि सपोज अपनी लकड़ी के तख्ते पे रख दिया, टेबल पे रख दिया आपने उसको, ट्यूनिंग फॉर्क को, तो उसका जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी उसकी होती है, वो क्या होता है कि टेबल के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। इसी का आपको समझ में आ जाता है, सुनाई दे जाता है साउंड। ध्यान दीजिएगा। तो ये या ट्यूनिंग फॉर्क को किसी भी हॉलो चीज़ के बॉक्स पर रखते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं, स्वरमापी का होता है, तो या वहाँ पर भी इसको सोनोमीटर वगैरह जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, तो आप लोगों ने किए होंगे। तो यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको मिलती है, तो इससे ये रेजोनेंस डेवलप हो जाते हैं। और रेजोनेंस के आपको बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जिनमें कि आप लोगों को देखिए दो बातें याद रखिए। एक तो यहाँ पर क्या है, ड्राइवर है जिसको कि हमें फ्रीक्वेंसी जिसकी है, जो डैम्प्ड हो रहा है, उसको हम मान लीजिए बाहर, या जिसको हम बाहर से फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो बाहर से जो फोर्स से हम वर्क करा रहे हैं, इसको यहाँ पर हम क्या नाम देंगे बच्चों? फोर्स ऑसिलेशन में हमने आप लोगों को बता दिया कि ड्रिवन बॉडी है जिसे बाहर से हम फोर्स दे पा रहे हैं, और एक ये ड्राइवर है जिसको कि हम दे रहे हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई, दैट इज हम ये कहें, अगर देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी न्यू नॉट और दी हुई फ्रीक्वेंसी ड्रिवन की
न्यू डी है, और अगर ये इक्वल हो गया तो यहाँ पर रेजोनेंस डेवलप हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड से बॉडी क्या करने लग जाएगी, वाइब्रेट करने लग जाएगी। इसको आप लोग थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने क्लास 12 में इस तरीके के किए हैं कि पुल को पार करते समय सेना के टुकड़े को मना किया जाता है मार्च पास के लिए, क्योंकि उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, और अगर इनकी फ्रिक्वेंसी कदम ताल की उससे मैच कर गई तो ये ज़्यादा आयाम से एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लग जाएगा, सो दैट डैमेज हो सकता है। इस तरह से कांच की खिड़कियों के शीशे भी टूट जाते हैं। ये सब जो है आप लोग पढ़ेंगे। हमारा काम आगे का जो है सफ़र ना करे तो उस पर हम फोकस करना चाह रहे हैं बच्चों। अभी हम यहाँ पर सवाल करना चाह रहे थे जो पास्ट ईयर्स में पूछे गए थे। जैसा मैंने आप लोगों से कल बोला था कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 बाई 1 कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इनको हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। जो पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट कर दूँ तब आपको कराऊँ। हाँ, तो चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, इनको करते हैं। डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और मैंने इन शॉर्ट इसको लिखा हुआ है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं रीड कर दूंगा एक बार क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, दिया गया टाइम t इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दिया है दैट इनिशियल फेस आप देख रहे हैं 90 डिग्री का है। टाइम पीरियड यहाँ पर 4 सेकेंड्स गिवन है, और ये जो रेडियस है इसका मतलब ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम यहाँ पर अगर एक्सट्रीम से देखिए, यहाँ पर लिया गया है। एक्सट्रीम का मतलब है कि ये सपोज इस तरह से है, तो ये एक्सट्रीम से यहाँ से लिया गया है, इस जगह पर से 1/4 ऑसिलेशन ये आपको दिखला रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t दे सकते हैं, या फिर sin 90 ओमेगा t प्लस π/2 दे सकते थे, तो वही बात है। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर हम एम्पलीट्यूड को रखें तो एम्पलीट्यूड कितना है हमारा, 3 है, ठीक है। और cos ओमेगा मीन्स 2π/, कैपिटल T एक्चुअली दिया है, उसके टर्म्स में हमने ले लिया, इनटू यहाँ पर T। तो कैपिटल T का वैल्यू दिया है, इसको रख दिया जाए बच्चों तो कितना हो जाएगा, 3 cos 2π/4 इंटू T। दैट मीन्स ये बन जाएगा 3 cos πt/2। y इज इक्वल टू चल रहा है, ये देखिए। तो ये आंसर इस तरह से, इनमें से कौन सा, 3 cos πt/, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, दिस वन। सोचने का ढंग क्या है कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 0 एक्सट्रीम पे दिया है, जबकि मीन पोजीशन से 1/4 ऑसिलेशन हो चुका है। तो उसके लिए आप यहाँ पर a sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री लगा सकते थे, तो वो कॉस में बदल जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर से लिया है इसको। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, ये 2019 में था, ये 20 में था, दैट फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, SHM में है ये। तो यहाँ पर कितना होगा फेज डिफरेंस, ये आपको बताना है। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू कितना, a sin ओमेगा t लेते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं यहाँ पर, तो a ओमेगा cos ओमेगा t। और अगर आप इसे फर्दर डिफरेंशिएट कर दें तो ये यहाँ पर आपको कैपिटल ए ले लीजिए ताकि आपको, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, दैट a इज इक्वल टू dv ओवर dt, और सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे
माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अभी आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में यहां पर कितना है फेस डिफरेंस, दैट इज माइनस साइन आ गया पूरी तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर इज पाई। ये क्लियर कर रहा है आपको पूरी तरह से। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको भी देख लेते हैं। That average velocity of a particle executing SHM in one complete vibration। भाई वन कंप्लीट वाइब्रेशन जब हो जाएगा तो पार्टिकल कहाँ पर पहुंच जाएगा, अपनी ओरिजिनल प्लेस पे, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। ये जहां से चला था वहीं पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना रहा, सिंस इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट इज कितना, इक्वल टू 0। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज वेलोसिटी, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट 0, द करेक्ट आंसर। देखिए कितने छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कोई विशेष बात ही नहीं इनमें पूछी जा रही है आपसे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, 17 में पूछा गया था, ये 19 में ही था। यहां पर आपको एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट और भी कुछ उसमें डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन आपके मतलब से ये इतना ही मैंने शॉर्ट में लिखा, पहले ही बताया। एम्पलीट्यूड गिवन है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर गिवन है, और ये दिया है दैट modulus of velocity and modulus of accelerations are equal, then find out time period। तो टाइम पीरियड के लिए हमें ओमेगा चाहिए। अब इसके लिए पहले हम यहां पर से देखें कि एवरेज वेलोसिटी बच्चों कितना था, याद कीजिए, ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिखलाई दे रहा था, और इसे आप लोगों ने यहां पर लगाना ही होगा। तो दोनों, अब साइन से आपको मतलब नहीं है, यहां पर वैल्यू आपको लिखनी है दैट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर देख पा रहे हैं आप मैक्सिमम वैल्यू कह रहा था, तो कितना था एक्सेलरेशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों यहां पर आप मैक्सिमम वैल्यू उसका भी लगा दीजिए, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। मैक्सिमम तो वैल्यू नहीं कहा है इन्होंने, एवरेज ही कहा है। हाँ तो ठीक है, एवरेज के केस में आपने यहां पर इसको सीधे सीधे ओमेगा स्क्वायर एक्स लगा देना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप एक ओमेगा कैंसिल कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, और यहां पर ओमेगा का वैल्यू ए एंड एक्स को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर लीजिए। तो देखिए जरा सा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा है, एक ओमेगा कैंसिल हुआ बच्चों, तो यहां पर क्या बन जाएगा, चलिए ऐसा रहने दीजिए, पहले एक बार ऐसे ही रहने दीजिए, ओमेगा एक्स। अब क्या करें, इसको स्क्वायरिंग कर दें, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये। और अभी इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग ए एंड एक्स, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, और 9 माइनस 4 अपॉन 4, दैट इज 5/4। और ओमेगा इज इक्वल टू आपको मिल गया √5/2। ध्यान दीजिए, √5/2। तो भाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, दैट इज ये हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू रख देंगे, तो 2π इंटू अपॉन में √5/2, दैट इज वो 2 ऊपर हो जाएगा, तो 4π/√। ये इसके लिए एक आंसर होना चाहिए। मैंने आंसर शायद नहीं लिखे यहाँ पर आप लोगों को,
तो मैं आपको एक बार आंसर रीड कर दूं इसके, और देखता हूं कि हमारे इसमें कोई आंसर टैली कर रहा है या नहीं। तो √5, देखिए इसके आंसर्स जो दिए हैं, √5/2 दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है 4π/√5, तीसरा दिया है 2π/√3 एंड फोर्थ वन इज √5/π। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ था, ये पाई भी एक चल रहा है, हाँ ठीक, तो 4π/, ये देखिए 4π/√5, ये आपको यहाँ पर ये आंसर क्लियर है, मिल रहा है, ठीक है। ये 17 में क्वेश्चन था। अभी एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, जो यहाँ पर है, इसको मैं रीड कर दूं आप लोगों को, फिर उसके बाद में लगाता हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन हमारा ये है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta। भाई ये गिवन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड गिवन maximum velocity is beta, then find out its time period। तो फिर से वही बात हो गया, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। तो देखिए टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड होना चाहिए, ओमेगा। तो जरा सा इसको लगा दीजिए बच्चों, वैल्यू रख के जरा से डिवाइड ही कर देते हैं। देखिए तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, अभी आपसे बात हो चुकी थी यहां पर, ω² × a, और मैक्सिमम वेलोसिटी वो भी याद कीजिए कितना था, ω × a। तो भाई ये कैंसिलेशन के बाद आपको देखिए ओमेगा कैंसिल हुआ और ए भी कैंसिल हुआ, तो अल्फा अपॉन बीटा आपको कितना मिल गया, ओमेगा मिल गया। अभी आपको टाइम पीरियड यहां पर निकालना है इस क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों टाइम पीरियड आपको यहां से विजिबल, यस, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω हो जाएगा, दैट इज ओमेगा को अल्फा अपॉन बीटा रखेंगे तो 2π/β/α रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये एक आंसर उसी में से होना है, 2π/β/α, सेकेंड ऑप्शन था इसमें बच्चों। ऑप्शंस मैं यहाँ पर आपको लिख दूं, इसके क्वेश्चन आप लोग इसको अपनी बुक से देखिएगा। पहला ऑप्शन था β²/α, देन सेकेंड वन था 2π/β, जो कि आपका आंसर है 2π/β/α। थर्ड था β²/α², और फोर्थ है α/β। 15 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। इन चारों में से आपका आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपने देख लिए। अच्छा एक क्वेश्चन और है, देखिए उसको भी मैं दिखलाऊं कि क्वेश्चन आसान ही होते हैं, खराब नहीं होते हैं। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM एंड इट्स velocities at distances x1 and x2 are v1 and v2। x1 डिस्टेंस पर वेलोसिटी v1 है और x2 डिस्टेंस पर वेलोसिटी v2 है। तो अभी यहां पर आप लोगों को 4 एक्सप्रेशन दिए हैं, उनमें से एक करेक्ट करना है। मैं बोर्ड पर पहले क्वेश्चन लिख दूं, फिर आप लोगों से। हाँ तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस और मैंने यहाँ पर लिए हैं बच्चों, इनको भी देख लिया जाए। और ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ये कैंसिल 2015 में था,
2015 का ही ये है, लेकिन जो कैंसिल हुआ था पेपर वो वाला ही है। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया 2014 में है ये, और ये क्वेश्चन भी आपको जो मैंने यहाँ पर दिया है ये स्प्रिंग के केस से है, और ये पूछा गया था 2017 में पूछा गया था बच्चों, ये 2017 में। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करें, उससे पहले मुझे लग रहा है कि हम ये क्वेश्चन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू लेंथ्स ऑफ रेशियो 1:2:3. Now they are connected in series and new force constant is K dash. ये बात आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा गुमराही कर रही है कि जब उसे कट किया और बाद में वापस उसी सीरीज में कर दिया तो फोर्स कांस्टेंट वही K ही तो होगा, लेकिन उसका नया नाम इन्होंने K डैश कह दिया, ठीक है। एंड देन उन्हीं टुकड़ों को कनेक्टेड इन पैरेलल, तो नया फोर्स कांस्टेंट कह रहे हैं K डबल डैश बन गया, सीरीज में K डैश और पैरेलल में K डबल डैश। फाइंड K डैश इज टू K डबल डैश, ये रेशियो आपको फाइंड करना। बच्चों आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कल के टर्म, K इंटू L इज अ कॉन्स्टेंट। तो K अगर हम बात करें K1 L1 तो ये KL ही होगा, जो शुरू में लेंथ L था, लेट द लेंथ बी L, और उस समय पर फोर्स कांस्टेंट K था तो KL ये इतना वैल्यू इसका शुरू में, और बाद के भी जितने K1 L1 के इक्वल KL होगा, K2 L2 के इक्वल होगा, ये हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम L1 L2 और L3 को अगर ध्यान में दें तो टोटल लेंथ को यहाँ पर 1:2:3 है। अगर हम यहाँ पर 6L ले लें, देखिए यहाँ पर 6 पार्ट करके अगर हम इसको करें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये बेहतर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि when length L is cut into 3 parts 1:2:3, तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्प्रिंग के लेंथ क्या क्या हो जाएंगे। देखिए 6 पार्ट्स उसको ले लिए मैंने, L के 6 पार्ट ले लिए, तो पहला L/6, दूसरा 2L/6 एंड तीसरा 3L/6। ये देखिए पार्ट इसके हो गए 1:2:3 के रेशियो हो गए, तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपको फिर से वही L लेंथ मिल जाएगा। तो लेट द 3 पार्ट्स बी दिस दिस एंड दिस। लेट द आंसर देखिए, लेट द 3 पार्ट्स बी दिस दिस एंड दिस। अब इनके K1 K2 K3 निकाल लिए जाए तो जरा सा ध्यान दीजिए कि यहां पर से K1 L1 इज इक्वल टू KL से कांस्टेंट होता है, तो K1 इज इक्वल टू K/L, और ये L1 की अगर आप वैल्यू रख दें तो आप ही देख लीजिए कि जब वो लेंथ उसकी 1/6 रह जाएगी तो K कितना हो जाएगा उसका, नेचुरली 6 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करें KL और ये देख रहे हैं L/6 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6K। इसी तरह से देखिए कितना दूसरा वाला भी केस लीजिए तो उसमें K2 ठीक ऐसे ही निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों कि वो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। कितना, जब लेंथ डबल हो रही है, इससे लेंथ डबल हो रही है तो K कितना हो जाएगा, इस समय का हाफ हो जाएगा, दैट इज 3K हो जाएगा। और K3 ऐसे ही निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल 2K हो जाएगा, है ना। इसका 1/3 है तो ये देखिए 1/3 कितना हो जाएगा, 6K का 1/3 2K। इसी से कंपेयर कीजिए K1 L1, K2 L2, K3 L3 और L1 L2 L3 की ये वैल्यूज हैं जो आपको दी हैं, इनको रख दीजिए तो आपको यहाँ पर ये मिल गया। अब बात आती है सीरीज।
तो पहले जब सीरीज में इन्होंने लगाया तो क्या चलेगा, 1/k डैश इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/, और आप जानते हैं कि ये वैल्यूज रख दें, अगर इसको फाइंड करें तो देखिए कितना आ जाएगा, 6k और ये 1/3k, और ये देख रहे थे कितना आप 1/2k। इन वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे तो फिर से वही आपको मिल जाएगा, दैट इज 1 + 2 + 3 और 1/k। तो मिलेगा ही मिलेगा, वही पीसेस तो फिर से आपने लगाए हैं। चलिए, तो k डैश इज इक्वल टू k, कहने में वही बात है, इसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वही पीसेस कट किए गए और जो पीसेस कट कीजिए उसको उसी तरह सीरीज में फिर से लगा दिया गया। नाउ इन पैरेलल, अभी पैरेलल का केस देखते हैं। नाउ इन पैरेलल, तो पैरेलल के केस में सीधा सीधा k डबल डैश ऐड अप हो जाएंगे, दैट इज कितना कितना 6k प्लस 3k प्लस 2k, और ये कितना हो गया 11k। अब आप ये निकाल सकते हैं, दैट ये विजिबल नहीं है आपको, अब आप निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या, k डैश इज टू k डबल डैश, तो k डैश k था और ये आपको कितना आ रहा है 11k आ रहा है, दैट इज 1/11। ये आंसर सही हो गया। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए थे उनमें 1:11। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। ये जो इन्होंने रेशियो दिया 1:2:3, तो टोटल हमने L को 6 पार्ट में ले लिया और 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये L1 L2 और L3 के नाम हो गए, और ये यहाँ पर वी नो दैट ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए इक्वेट कर दिया। शुरुआत में जो k दिया था और L लेंथ दिया था उससे k1 k2 k3 के वैल्यूज निकाले, सीरीज का लगाया, पैरेलल लगाया और रेशियो निकाल दिया। नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन, ये जो हमारे सामने है यहाँ पर, इस पर आ जाते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको डिस्प्लेसमेंट x1 पर वेलोसिटी v1, डिस्प्लेसमेंट x2 पर वेलोसिटी v2 और टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को रख करके यहाँ पर ही लगाऊंगा इसको। क्वेश्चन आपने नोट ही किया होगा और आपको वैसे भी मिल जाएगा, पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन है, मैंने कहा कैंसिल, किसी और ईयर 14 का है, देखिएगा। तो अभी देखिए इस केस में यहाँ पर वेलोसिटी हम जानते हैं कितना होता है बच्चों, v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यही तो होता है। और अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते तो एक लाइन आपकी बच जाएगी, ये आप इसे ऐसे लिख दीजिए। सिमिलरली v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और इनको दोनों को हम इनको देखते हुए देख रहे हैं कि v1 और v2 स्क्वायर और x1 x2 स्क्वायर जो हमें मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर ये कैंसिलेशन हो जाएगा। तो इतना आपको दिखलाई ही दे रहा होगा, दैट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, और ये साइन जब चेंज होगी बच्चों तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ये मिल जाएगा। और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2, ध्यान दीजिए पहले है स्क्वायर माइनस, कभी कभी जल्दबाजी में आप में तेजी है तो आपने इसको देखा कि यहीं से आपको कुछ हिंट मिल रही थी, लेकिन अगर आप इस पे फोकस कर गए, v1 पहले है x1 पहले है, तो दिक्कत में आ जाएंगे। और वैसे भी ऊपर नीचे का भी अभी आप देखिए चेंज हो जाएगा। आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है, तो टाइम पीरियड, अच्छा ये टाइम पीरियड कितना t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, तो ये देख रहे हैं कि 2 पाई, और अभी इसमें
ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका फोर्थ वन है, देख सकते हैं। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो जल्दबाजी में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कभी कभी टाइम सेव करने के चक्कर में आप किसी और पे क्लिक कर गए तो मिस्टेक होगा। करके देखिए अच्छे से। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और ये दिया है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, और हमसे पूछा गया है ये, हमसे पूछा गया है इन एक्सेलरेशन और टाइम के लिए 4 कर्व दिए, इनमें से विच वन इज करेक्ट वन, कौन सा सही होगा। तो भाई एक्सेलरेशन जब दिया है तो एक्सेलरेशन उससे निकाला तो जाए पहले। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी से, ओमेगा तो कांस्टेंट है, कॉस का हो जाता है माइनस साइन। देखिए आपको यहाँ पर कॉस दिया हुआ है, कॉस के लिए क्या हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को फिर से कर देंगे तो एक यहाँ पर ओमेगा बाहर आ गया। अभी हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी कर दे, फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने इसे। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक ओमेगा मिल जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और साइन के लिए हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को आप ध्यान दीजिए कि ये किस में आ गया, माइनस में आ गया। और अगर माइनस में है यहाँ पर तो आप कॉस के लिए कर्व जान रहे हैं कि क्या होगा, 0 पर मैक्सिमम होगा। तो 0 पर मैक्सिमम ये तो नहीं, इसको तो यहीं से छोड़ दीजिए। 0 पर मैक्सिमम ये भी नहीं, हाँ 0 पर मैक्सिमम ये भी है और 0 पर मैक्सिमम ये भी है। तो भाई ये इसमें देख रहे हैं कि हमें नेगेटिव साइन यहाँ पर साफ साफ दिखलाई दे रहा है, जो कि ये बता रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, लेकिन किधर को है, यहाँ पर नीचे की तरफ में। तो ये वाला सी ऑप्शन, ए बी और ये सी और ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इसको हम चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेलरेशन। इसके अकॉर्डिंग हम इसी को चूज करना पसंद करेंगे। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें मैंने कई ईयर्स के लगातार क्वेश्चंस आप लोगों को 7-8 क्वेश्चंस ये कराए हैं। उसके पहले भी कुछ एक कराए थे, कुछ क्वेश्चंस और भी हम जैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर suppose, okay, and now the question is determine the length of second pendulum at the surface of moon। तो सरफेस ऑफ मून पर आपको इसका लेंथ निकालना है पेंडुलम का। यूँ तो हम जानते हैं अर्थ सरफेस पर नियरली 1 मीटर होता ही है। सेकेंड पेंडुलम का लेंथ कल निकाला ही तो था आप लोगों ने, लेकिन हमें सरफेस ऑफ मून पर जाना है। तो दोनों के लिए आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दीजिए और देखिए t इज इक्वल टू कितना लगा देंगे आप। अब तो क्वेश्चन ये रब कर सकते हैं, चलिए इसी को हटाते हैं। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यही तो पेंडुलम के लिए होता है, देख रहे हैं। तो इसमें आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, अर्थ सरफेस के लिए अलग बना लीजिए टाइम पीरियड और मून पर के लिए अलग बनाइए। तो अर्थ सरफेस के लिए क्या बना लेंगे, सब में ई लगा दिया हमने। लीजिए लेंथ है, ये है, और टाइम पीरियड तो ये यहाँ पर 2 सेकेंड दिया ही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसी तरह से मून का केस भी लिखना है। तो
तो सेकेंड पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ मून, एट द surface of earth and at the surface of moon। तो मून के सरफेस, अच्छा इसको यहाँ पर सेकेंड पेंडुलम की बात हो रही तो 2 रख दीजिए, चलिए पहले से ही रख दीजिए 2, और यहाँ पर भी आप इसको 2 रख दीजिए, 2 बाई अंडर रूट एल ऑफ मून अपॉन जी ऑफ मून, इतना रख दीजिए। बाद में जीएम को g/6 रख दीजिएगा, अभी नहीं। अब आपको क्या निकालना है, ये तो 1 मीटर दिया है, इसको आपने निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए सीधे सीधे, या कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए दिस एंड दिस ऑन कंपेयरिंग, तो आपको मिल जाएगा दिस LM अपॉन GM इज इक्वल टू LE अपॉन G, और इसे आप इस तरफ ले जाके LM इज इक्वल टू GM अपॉन G इंटू L। GM को आप कितना रख दीजिए, g/6, GM को कितना रख देंगे, g/6, तो G से G कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, LM आप जो देख पा रहे हैं, स्क्वायरिंग कर देते तो रूट से उसी समय मुक्ति मिल जाती। चलिए ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया आपने, हटाइए, तो LM इज इक्वल टू आपको मिल जाता g/6, और ये तो भाई G है ही, इंटू LE, तो ये मिल जाता है LE/6। तो ये याद रखिए कि वहाँ पर जो भी लेंथ यहाँ पर होगी उसका 1/6 लेंथ रह जाएगा मून पर। ये मैंने आपको क्वेश्चन जो भी, तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपने ये भी देख लिया, और कुल मिला करके मैंने आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस बता दिए हैं। बस एक बात मुझे भी याद आ रही थी बच्चों, बीच में जब मैं सवाल लगा रहा था, तो जब भी मैंने डैम्पिंग का केस आपको बताया था उस समय पर एनर्जी मैंने बताई थी डैम्प ऑसिलेशन की, तो उसमें हमने हाफ के स्क्वायर में ए का जो वैल्यू रख दिया था उसके अकॉर्डिंग ये मिल गया था हमको कितना, AE⁻⁻ B/2m इंटू टी, ये जो आप देख पा रहे थे। तो बाद में इसका स्क्वायर भी हो गया था, तो ये स्क्वायर हो गया था, ये 2 हट गया था। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका आप जब कर्व देखेंगे एनर्जी का, तो ये तो मैक्सिमम एनर्जी आपको यहाँ पर मिल गया टाइम के साथ साथ में, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता, ये देख रहे हैं पैराबोलिक है, ये यहाँ पर पैराबोला का क्वेश्चन आपको ये दिखलाई दे रहा, वही केस। तो खैर ये आप इसको ये इस तरह से आप ये देख लीजिएगा कि इसको ध्यान रखिएगा। कहीं एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही थी कि इसका आपको बता दें कि किस तरह से ग्राफ होता है। तो एनर्जी टाइम को आप लोग देख लेंगे, तो ये यहाँ पर अनडैम्प्ड का इतना होता है और डैम्प्ड का इतना होता है। तो बस ये आप ध्यान रखिए कि इस शेप में ये जाएगा, टाइम टी है, ये ऊपर की तरफ में एनर्जी है और ये टाइम है, इस तरह से ये चलेगा है ना। अच्छा जी, तो बच्चों इन दिस वे मैंने आप लोगों को लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं कि, और मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ छूट पा रही है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी टॉपिक पर अभी क्वेश्चंस और आपको लगने हों तो आप लोग लगाइए, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जब भी मिलेंगे, तो समय बहुत कम है अभी, तो आपका फर्स्ट पार्ट अबाउट टू फिनिश है, तो वेव मोशन इसमें बच्चों हम लोग आगे करेंगे। तो टिल देन आप सभी लोगों को
बेस्ट ऑफ लक, करिए अच्छा, अपने चैप्टर को तैयार कीजिए। ओके, सी यू।